अंबेडकर छात्रावास के सभी बुद्धिजीवी और कर्मठ युवा वृंद, मंच पर बैठे हमारे मित्रगण तथा अन्य क्षेत्रों से आए हमारे सभी युवा साथी, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में कई वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में आपको बहुत विस्तार से बतलाया है, इसलिए उन बातों की पुनरावृत्ति करने के बजाय मैं केवल उनके एक व्यक्तित्व पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बोला करते थे कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। यानी शिक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप जिंदगी में कुछ ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं, जाति तंत्र को छोड़कर एक नया सामाजिककरण, सामाजिक समरसता स्थापित करना चाहते हैं, तो आज के लिए आवश्यक है कि शिक्षित बने, शिक्षा पर जोर दें। मित्रों, पिछले 12 वर्षों से शिक्षा की स्थिति बहुत बुरी है। मैं बाबा साहब अंबेडकर का संविधान सभा में दिया गया अंतिम भाषण, जो 25 नवंबर 1949 को था, यानी 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान सभा के पटल पर इतिहास जयी भाषण दिया था, काल जयी भाषण था। उनका कहना था कि राजनीतिक लोकतंत्र तक सफल नहीं होगा जब तक हम सोशल डेमोक्रेसी नहीं दें। सोशल डेमोक्रेसी का उनकी अपनी व्याख्या थी कि सोशल डेमोक्रेसी वह है जहां पर सभी लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बराबरी हो, अर्थात सामाजिक यानी जाति के आधार पर कोई आदमी श्रेष्ठ और कोई निकृष्ट नहीं हो, आर्थिक स्थिति में सभी के लगभग स्थिति बराबर हो। जब सामाजिक समरसता आएगी तभी सामाजिक समरसता आएगी, जब आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से आप समान होंगे। बाबा साहब जो संविधान के शिल्पकार थे, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 38 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हम भारत को एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था में रचना चाहते हैं जहां राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक संस्थान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय व्याप्त हो, यानी हर क्षेत्र में बराबरी का भागीदारी हो। संविधान के अनुच्छेद 39 में जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है वो यह कि हम ऐसे अर्थतंत्र की रचना करें जिसमें धन मुट्ठी भर लोगों के हाथों में नहीं सिमटकर समाज के निचले वर्ग तक उसका लाभ पहुंचे। यही हमारा आर्थिक लोकतंत्र है। मित्रों, पिछले 12 वर्षों से बाबा साहब अंबेडकर द्वारा रचित जो संविधान था, जो उसकी मूल आत्मा थी, उस आत्मा को भारतीय जनता पार्टी ने तार तार कर दिया। यद्यपि संविधान अक्षर में संशोधित नहीं किया, तथापि संवैधानिक आदर्श जो छात्रावास के छात्रों ने अपने कार्ड में हम लोग को लिख कर भेजा है, संविधान के उद्देश्य का प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बंधुत्व की बात है, जिसमें विचारों की स्वतंत्रता की बात है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात है, प्रत्येक व्यक्ति की नागरिक गरिमा की बात है, वो लगभग समाप्त हो गया। बाबा साहब ने जानबूझकर संविधान के अनुच्छेद 326 में यह प्रावधान किया था कि जब तक भारत के सभी नागरिकों को एक वोट देने का अधिकार नहीं होगा, एक वोट एक मूल्य, यानी वोट की दृष्टि से सभी व्यक्ति, चाहे राजा हो या रंक हो, पूंजीपति हो या गरीब हो, सभी के वोट का एक ही वैल्यू होगा। और जिस दिन इस समाज में आएगा, उस दिन समाज एक सही लोकतंत्र के ढांचा पर आगे बढ़ेगा। आपको जानकारी होना चाहिए
कि संविधान के अनुच्छेद 326 में केवल वोट देने का दो ही अधिकार, दो ही क्षेत्र सीमित है। नंबर 1, जो वह व्यक्ति जो भारत में जन्म लिया हो। नंबर 2, जो भारत में जिसका उम्र 21 साल अब 18 साल हो। यानी 2 शर्तों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होगा, जिसे हम अंग्रेजी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। लेकिन मित्रों, आपने देखा अभी जो बंगाल में SIR हो रहा है, उसमें 80% दलितों का नाम काट दिया गया। टोटल 90 लाख मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर दिया गया, निर्वाचक सूची से उन्हें निकाल दिया गया। इस 90 लाख में अकेले 80% दलित हैं और उसके अलावा कुछ मुस्लिम हैं। यानी जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट बाबा साहब ने दिया था, बाबा साहब ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट संविधान में दिया था। भारतीय जनता पार्टी SIR स्पेशल इंटेंसिव रिविजन के आड़ में हमको अधिकार से वंचित कर रहा है। मित्रों, उनकी शिक्षा के बारे में बताना चाहते हैं। बाबा साहब ने संविधान ही में लिख दिया था कि 14 साल के बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क और कंपल्सरी शिक्षा होगी। इसे 2009 में कांग्रेस की जब पार्टी थी, मनमोहन सिंह ने राइट टू एजुकेशन पारित कर या कंपल्सरी कर दिया कि भारत के सभी बच्चों को उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और अनिवार्य शिक्षा होगी। लेकिन और उसी में यह भी प्रावधान था, राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा 12 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो निजी क्षेत्र में बड़े बड़े स्कूल हैं, सेंट जोसेफ है, डॉन बॉस्को है, सेंट लॉरेंस है, सेंट पॉल्स है, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें 25% आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए होगा। लेकिन मित्रों, जानकर आपके दुख होगा कि अनुसूचित जाति के नाम पर प्रत्येक वर्ष शिक्षा शुल्क के नाम पर 12 लाख रुपए अकेले बिहार में भुगतान किया जाता है विद्यालयों को। लेकिन उसमें पढ़ने वाले अनुसूचित जाति जनजाति या अति पिछड़े जाति के छात्र नहीं है। और ये लगातार 12 वर्षों से हो रहा है। इसकी कोई प्रतिक्रिया हमारे सामाजिक नेतागण नहीं करते। हमारे बीच आपको वोट लेने के लिए बहुत सारे अनुसूचित जाति के नेता, मूर्धन्य नेता आते हैं, इलेक्शन में अपने आप को अनुसूचित जाति का रहनुमा बताते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में उनके लिए कभी ना लड़ाई लड़े, न उन्होंने प्राइवेट स्कूल में, निजी विद्यालयों में अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों का आरक्षण था, वो पालन हुआ कि नहीं, आज तक उन्होंने प्रश्न पूछते हैं। मित्रों, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप जानेंगे नहीं, अपने अधिकार के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक समाज या आपको अधिकार नहीं देगा। बाबा साहब ने कहा था, अधिकार के लिए आपको लड़ना होगा, अपने अधिकार के लिए आपको संघर्ष करना होगा, जीवन देना होगा, बिना बलिदान का आपका अधिकार नहीं मिल सकता। यह बाबा साहब ने कहा था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि गत कुछ वर्षों में हमारे बहुजन समाज में एक प्रकार की निष्क्रियता आ गई है। अपने अधिकार के प्रति वो सजग नहीं है। आज ऐसे मनवादियों दल के पीछे पीछे घूम रहे हैं। अगर उनको मंत्री बना दिया जाए, इसी बात से खुश हैं। उनके समाज के लोगों को चाहे सरकार कितना भी शोषण क्यों न करे, उनका मुंह तक नहीं खुलता, वो आवाज तक नहीं निकलती। इसलिए एक अंतिम बात आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षा, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गत 12 वर्षों में निजी स्कूल के 9% विद्यालय बंद कर दिए गए। यानी कुल मिलाकर 1,49,000 सरकारी विद्यालयों को यह कहकर भाजपाइयों ने बंद कर दिया
कि हम इन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जिला में एक क्लस्टर विद्यालय बनाएंगे, जहां पर हर आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। मित्रों, आप पहले ये सोचें कि 5 साल का दलित बच्चा, 5 साल का कोई बहुजन का बच्चा क्या 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल जाकर पढ़ने की स्थिति में होगा? यानी गुणवत्ता शिक्षा के आड़ में भाजपाइयों ने हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित किया। आज निजी स्कूल में सब मिलाकर 14% का विकास हुआ। कोई बात नहीं, निजी क्षेत्र में 14% स्कूल का विकास हुआ, लेकिन आप जानते हैं कि जो निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनका फी प्रति माह 15 से 30 हजार रुपया होता है। क्या बहुजन समाज के पास इतना धन है, इतना पैसा है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे? यह सरकार की एक सोची समझी नीति है, एक चाल है कि अनुसूचित जाति को फिर एक बार मनुवादी युग में ढकेल दो, जब अनुसूचित जाति के बच्चों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। मित्रों, अब देख लिए सामाजिक समरसता की बात। आप जानते हैं जो ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार 1919 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या मात्र 19% थी, जिसकी आज संख्या बढ़कर 35% हो गई। उसके उलट जो इस देश में अरबपति थे, उनकी संख्या पहले 104 थी, यानी अरबपतियों की संख्या इस देश में 104 थी। आज 2026 में उनकी संख्या बढ़कर 318 हो गया। मित्रों, देश में सबसे अधिक पूंजीपति अमेरिका में, दूसरे नंबर में चीन में और तीसरे नंबर में भारत है। माने जिस देश का पर कैपिटा इनकम मात्र $2,780 है, यानी आर्थिक पैमाने पर भारत का वर्ल्ड में 124वां स्थान है, वहां पर अरबपतियों की संख्या प्रति 12% बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हम बहुजन समाज के लोग न सजग हैं, न अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, न उसका विरोध हैं। आपका शोषण तभी संभव है जब आप शोषण आंख मूंद कर, सिर झुकार कर शोषण सहने के लिए तैयार होंगे, तब तक आपका शोषण होता रहेगा। लेकिन जिस दिन अड़कर आप इन असत्ताइयों को चैलेंज करेंगे कि आपका शोषण का बर्दाश्त नहीं करेंगे, ईंट से ईंट बजा कर रखेंगे, लेकिन अपने अधिकार को छीन कर रखेंगे। मित्रों, इसकी जरूरत है। मैं केवल कहने की बात नहीं, मैं 2 घटनाओं को कह करके अपना विराम करूंगा। जब मैं बिहार लोक सेवा आयोग में सदस्य था, तो उस समय अति पिछड़ा के लिए 100 सीट रिजर्व था, यानी 100 सीटों पर अत्यंत पिछड़े के इंजीनियर की नियुक्ति होनी थी। लेकिन तब की सरकार अत्यंत पिछड़े के सीट को पिछड़े वर्ग से भरना चाहते थे। हमने बिहार लोक सेवा के रिकॉर्ड में अपना डिसेंटिंग नोट लिखा, क्योंकि आप मित्रों शायद आपको पता होगा कि नियम यह है कि नहीं भरी जाती है तो अगले 3 भर्ती वर्ष तक उसे अग्रणीत किया जाता है, कैरिड फॉरवर्ड किया जाता है। कैरिड फॉरवर्ड के बाद ही उसे अन्यत्र स्थानांतरित किया जाता है। वह एक ही बार हुआ था। हमने डिसेंटिंग नोट में लिखा कि अति पिछड़ा वर्ग के इस आरक्षण को पिछड़ा वर्ग से भरना नियम विरुद्ध है और ऐसा करना आरक्षण का उल्लंघन है। और मैंने अपने डिसेंटिंग नोट की कॉपी तब अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को, जो एक संगठन बनाया था, हमने उसकी कॉपी दे दिया और कहा कि पटना हाई कोर्ट में केस करो, उसमें मेरा डिसेंटिंग नोट को एनेक्सर में लगाओ और हमें भी पटना हाई कोर्ट में पार्टी बनाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। पटना हाई कोर्ट में 1992 में जब यह मुकदमा आया तो पटना हाई कोर्ट ने पूरे 35,000 जुर्माने के साथ अपना अनुसूचित अत्यंत पिछड़े जाति के 100 इंजीनियर का पद पुनः वापस हो गया, जिस पर इंजीनियर की नियुक्ति हो गई। आज ईबीसी का 100 इंजीनियर चीफ
चीफ इंजीनियर के रूप में इंजीनियरिंग चीफ के रूप में कार्यरत हैं, कुछ रिटायर्ड हो गए हैं। एक दूसरी घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं पटना विश्वविद्यालय में आरक्षण पदाधिकारी था। ईस्वी था 2002। तब हमने पटना विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर 104 रिक्तियां थी। असिस्टेंट प्रोफेसर का कुल 104 रिक्तियां थी। हमने 104 रिक्तियों में 85% 85% आरक्षित कर दिया, और जिसका नतीजा यह हुआ मित्रों कि पटना विश्वविद्यालय में 2003 में टोटल 104 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई, जिसमें 91 अकेले आरक्षित वर्ग के हैं, जो आज कई लोग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी पटना यूनिवर्सिटी बन गए हैं। यह मेरी देन थी, जिसके वजह से आरक्षण 85% मिला। नतीजतन इसे पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। उस समय के जो पटना यूनिवर्सिटी का एडवोकेट थे, नाम था नवीन कुमार सिन्हा, जो बाद में पटना हाई कोर्ट के जज बने और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए। उन्होंने मुझे फोन कर कहा कि आपने बिल्कुल अनर्थ कर दिया। क्यों? कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि किसी भी कीमत पर 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा। आपने 85% आरक्षण देकर पटना यूनिवर्सिटी को गर्त में ढकेल दिया। हमने उस एडवोकेट को कहा कि एडवोकेट साहब, आप पुरानी बात कह रहे हैं, नई बात यह है कि रामविलास पासवान ने पार्लियामेंट में संघर्ष करके संविधान का 81वां संशोधन करवाया, 81st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000 में। 2000 जून 2000 में नोटिफाई हुआ। उसमें क्या प्रोविजन था? उसमें आप भी देख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 16(4) का ए में प्रोविजन है कि नियमित वैकेंसी में 50% की सीमा होगी, लेकिन बैकलॉग वैकेंसी में कोई सीमा नहीं होगी। हम बैकलॉग वैकेंसी के आड़ में 85% 35% रिजर्वेशन दिया, यानी कुल 50% प्लस 35%, टोटल 85% रिजर्वेशन दिया। एफिडेविट देकर किया, सिंगल बेंच में जीत गए। तो वो डिवीजन बेंच में चले गए, वहां भी जीत गए। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहां भी जीत गए। आज स्थिति है कि पटना विश्वविद्यालय में 104 में 91 आरक्षित वर्ग के प्रोफेसर मौजूद हैं। आप पता कर सकते हैं। यानी आपके बीच कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, केवल डिग्रीधारी नहीं, जिसे शिक्षा में भी रुचि होगी, जो देश विदेश की घटनाओं से रूबरू होगा, उसकी घटनाओं पर अपनी सटीक प्रतिक्रिया देगा। ऐसे वर्ग के उपस्थिति में आपका अधिकार का कभी हनन नहीं हो सकता है, कोई भी आपकी हत्या नहीं कर सकता। जरूरत है आप में जागरूकता हो। इस घटना के टोटल 20 साल बाद, यानी 2023 में आपको याद होगा, नीतीश सरकार ने पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के लिए 65% रिजर्वेशन दिया। ओनली 65% पटना हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, और बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल जो आज भी हैं, पीके शाही ने बिहार सरकार की ओर से तर्क दिया, फिर भी हमारा आरक्षण समाप्त हो गया। अगर पीके शाही, जो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था, मेरे केस का जो जजमेंट था, अगर उस जजमेंट का हवाला देते कि आज से 20 साल पहले 85% रिजर्वेशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा, तो आज हम मुकदमा जीत जाते। लेकिन आज मुकदमा हार गए। 65% रिजर्वेशन हमारा बिहार में समाप्त हो गया। लेकिन हमारे बीच के जो बहुजन समाज के लोग हैं, चाहे अनुसूचित जाति के हो या ओबीसी का हो या दलित हो, इनमें से किसी एक ने इस पर आवाज नहीं उठाई, इसके खिलाफ संघर्ष नहीं किया। मित्रों, नागराज बनाम भारत सरकार में संविधान के 5 जजेस के बेंच ने फैसला दिया कि बैकलॉग वैकेंसी में आरक्षण की सीमा असीमित रहना पूर्णतः संविधान सम्मत है।
यानी बैकलॉग वैकेंसी में कोई सीमा नहीं होगी, केवल रेगुलर वैकेंसी में 50% होगी। लेकिन मित्रों, आपको जान के ये दुख होगा कि पूरे देश में ये संविधान का ये अमेंडमेंट आज भी लागू है, आज भी वैध है, लेकिन 50% तो दूर, केंद्र के नौकरियों में हमारा आरक्षित कोटा का कोटा भी नहीं बढ़ता, उससे भी कम रह जाते हैं। फिर भी हमारे संसद में, पार्लियामेंट में अनुसूचित जाति और जनजाति के टोटल 131 एमपी हैं। 131 बहुत बड़ी संख्या होती है, यानी टोटल मिलाकर के 26% एमपी अकेले अनुसूचित और जाति अनुसूचित जनजाति के हैं। उनमें से एक भी एमपी कोई मर्द नहीं है। बाबा साहब की आत्मा के उनमें झलक तक नहीं मिलती। वो चुपचाप केवल अपने जेब भरने के लिए, अपने वंशजों को पूरा करने के लिए चुप्पी साध कर मनवादी दल के पीछे पीछे दुम मिलाते हैं। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उनके इस आशय को कार्य रूप दें। अभी अभी कुशेश्वर दास जी बोल रहे थे कि बाबा साहब बुद्ध धर्म को अपनाया था तो उन्होंने 22 संकल्प किया था। पहला संकल्प था हम ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानेंगे। नंबर 2, रामकृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, मंदिर में जाकर घंटा नहीं बजाएंगे। यह उनका आह्वान था। लेकिन इसके उलट मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने गत 12 वर्षों में सनातन धर्म का ऐसा लहर फूका, मीडिया के बल पर, टीवी चैनल के बल पर अंधविश्वास और पाखंड का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, इतना बड़ा महासागर खड़ा कर दिया कि आज हमारे अनुसूचित जाति और बहुजन समाज के लोग उस अंधविश्वास और पाखंड के शिकार बन मंदिरों के पीछे पीछे घूम रहे हैं, महाकुंभ में स्नान करने के लिए डूब रहे हैं, लेकिन अपने डूबते हुए भाइयों को बचाने के लिए उस मैदान में संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्योंकि मुझे ये पता है कि अंबेडकर हॉस्टल के नौजवान छात्रगण ये बहुत कर्मठ हैं, ये बहुत लड़ाकू हैं, रणवीर हैं, अपने अधिकारों के लड़ते हैं। तो जैसे ही मुझे आमंत्रण मिला, आज अंबेडकर दिवस के अवसर पर हमको 3 और जगह जाना था, हमने बाकी को मना कर दिया। क्यों? कि हमने अंबेडकर छात्रों को, अंबेडकर हॉस्टल के छात्रों को, निवासियों के उसके शौर्य पराक्रम को देखा है कि बिहार में जब समता संवर्धन यूजीसी का नियमावली खत्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था, तो आप छात्रों ने पटना कॉलेज से लेकर और डाक बंगला चौराहा तक रोड मार्च किया, अपने आवाज को बुलंद किया, अखबारों ने इसको प्रतिनिधित्व दिया। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, अपने अधिकार के लिए लड़ते रहें। आप हमसे जो भी मदद चाहेंगे, जिस रूप से हमसे सहयोग चाहेंगे, मैं हर क्षण आपको मदद करने के लिए तैयार हूं। इसी आश्वासन के साथ विदा चाहता हूं। धन्यवाद।